हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेस। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको ये जो आज का वीडियो होगा इसमें जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सभी गाइस जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर चैनल को आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उस लिंक को क्या करिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए जिससे सभी आपके साथियों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मैं ये बात डेली रिपीट क्यों करता हूं टॉपिक शुरू करने से पहले, ताकि हम जो इतनी मेहनत करके, ठीक है, इस भीषण गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं आप लोग ये पूरा पसीने जो है ऐसे ही निकल रहे हैं। तो जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जाया ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख करके अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को कवर करें। ठीक है, यही मेरा प्रयास रहता है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो को बना रहे हैं तो आपका भी फर्ज होता है कि इस वीडियो को प्रॉपर देखिए और इस लिंक को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कर सके, इस वीडियो को देख सकेगा। ठीक है, तो बस इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो में टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार रिकमेंड कर देता। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने कहा बेटा अभी शुरुआत है, अभी मैंने एक ही चैप्टर खत्म किया है, तो अब आप जो चैप्टर चल रहा है या जो एक चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है, उसको वीडियो देख करके उसका भी नोट्स कंप्लीट करिए। आज जो हम नया चैप्टर चलाएंगे, इस चैप्टर से भी जो वीडियो होगा उसको भी देखिए और देख करके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अभी तो चल जाएगा मगर परीक्षा जब 1 महीने रह जाएगी, 15 दिन, तब आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तरह से एग्जाम फीवर की तरह आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा और आप सोचेंगे कैसे पढ़ें, विद्या से पढ़ें, काका ले ले, ये ले ले। कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे इस चैनल को प्रॉपर देख रहे हो तो आपको कुछ मार्केट से गाइड, विद्या, काका लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ पढ़ाएंगे उस एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, सिर्फ उसी को नोट्स बनाइए और नोट्स बना के हफ्ते में एक बार अपने नोट्स का एनालिसिस करें। वीडियो भी देखिए, नोट्स भी बनाइए। वीडियो देखेंगे तो कुछ टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाएगा, फिर जब उसी वीडियो का नोट्स बनाएंगे, लिखते समय बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी और जब उसको कभी रिपीट करोगे दिन भर में एक बार अपने नोट्स को, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। इस तरह से एक क्वेश्चन के कई पॉइंट्स आपके दिमाग में क्या होंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जोर देता हूं आपको। ठीक है, तो अगर आप सफलता की मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात 2022 का बोर्ड एग्जाम आप देना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो जो आपके पेरेंट्स, जो आपके घर के गार्जियन हैं या जो स्कूल टीचर हैं या हम लोग जो अध्यापक हैं बता रहे हैं आपको, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को फॉलो करिए और निश्चित तौर पे फॉलो करोगे तो आगे चल करके आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमने सर की बात मान करके, पेरेंट्स की बात को मान करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। चलिए आते हैं, समय ना खराब करके हम आज टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बायोलॉजी है। क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम है, इंटरमीडिएट एग्जाम देंगे 2022 में, उनके लिए ये सब्जेक्ट जो बायोलॉजी लिए वीडियो है। ठीक है, तो आज हमारा जो दूसरा लेसन चलने जा रहा है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अभी आपने जीवों में जनन देखा, जिसमें हमने कल आपको बताया था जीवन अवधि के बारे में, मैंने अभी तक वीडियो दिया, फिर उसमें जनन क्या है, फिर लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, कायिक जनन क्या होता है, ये उसके लाभ हानि क्या होते हैं, ये सब चीजों को हमने थोड़ा सा आपको उस वीडियो में कवर करके पिछले वीडियो में बताया। तो आज जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में कहा था कि पुष्प में या पौधों में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हेडिंग हमने कल लास्ट में डाके छोड़ दिया था और कहा था अगले चैप्टर में, तो अब उस चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं और यहीं पे हम उसको डिटेल बताएंगे। लेकिन उसके पहले कि हम टॉपिक को अल्टरनेट पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं, अर्थात जो पौधे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पौधे होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। मोटा मोटा कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पुष्पीय पौधे।
पुष्पीय पौधे, ठीक है, और दूसरा है अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, ठीक है। अर्थात पुष्पीय पौधे का मतलब फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें फूल लगे, उसे पुष्पीय पौधे कहते हैं। इंग्लिश में से फेनेरोगैमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेरोगैमिया कहते हैं। और ये अपुष्पीय पौधे, ऐसे भी बहुत सारे पृथ्वी पे पौधे हैं जिन पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें अपुष्पीय पौधे कहते हैं, ठीक है। और अपुष्पीय पौधों को क्रिप्टोगैमिया कहते हैं इंग्लिश में। इस तरह से प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज फेनेरोगैमिया अर्थात पुष्पीय पौधे, और सेकंड इज क्रिप्टोगैमिया अर्थात अपुष्पीय पौधे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात जिसमें फूल लगते हैं उस पौधों में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कैसे लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसे हटा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहली टॉपिक है, पहले इसमें आवृतबीजी पौधे का परिचय, ठीक है। आवृतबीजी पौधे का परिचय, पौधे का परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप एंजियोस्पर्म, पहला है परिचय, आवृतबीजी पौधों का परिचय, ठीक है। तो आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में पहले सबसे पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक देखेंगे। तो सभी लोग नाउ टू बी केयरफुल, सावधान हो जाइए और ध्यान से देखिए। आवृतबीजी पौधे, रटना नहीं है, याद नहीं करें। आवृत, आवृत माने होता आवरण, आवरण का मतलब खोल, और बीजी माने बीज। जैसे ये कोई पौधे का सपोज करिए बीज है, सीड है, ठीक है, ये कोई पौधे का क्या है? बीज है। तो अब ये बीज हो गया, और आवृत कह रहा है, आवृत का मतलब खोल, अब इसके ऊपर खोल हो गया, आवरण हो गया। तो अब ये बीज जिस पौधे में बन रहा है ना, ठीक है, उस पौधे, सपोज करिए ये आपका कोई पौधा है, इसी में ये बन रहा है, तो अब ये पौधा क्या कहलाएगा? आवृतबीजी पौधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवृतबीजी पौधा कहलाएगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, आपको कह रहा है आवृत माने आवरण या खोल, बीजी माने बीज, पौधा, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर क्या होता है? आवृत पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसी को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। और ये आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, ये पुष्पीय पौधे के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं, या पुष्पीय पौधे के अंतर्गत क्या किए गए? रखे गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? आवृतबीजी पौधे। बट इसमें लिखेंगे क्या? इतना कहने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा कुछ, तो इसको हटा के लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है, ये चीजें यहाँ पे सब ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आवृतबीजी पौधे में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सभी लोग तैयार हो? रेडी है सभी लोग? तो हम लिखते हैं, ठीक है, कि वे पुष्पीय पौधे, ठीक है, वे पुष्पीय पौधे, ठीक है। पुष्पीय पौधे का मतलब कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसमें फूल लगता है, ठीक है, पुष्प लगते हैं। वे पुष्पीय पौधे जिनमें, या जिनके कह सकते हो, जिनमें बीज फलों के अंदर, ठीक है, आवरण का होता है फल के रूप में, ठीक है। जैसे आम का पौधा आपने देखा है, उसके जो बीज होता है अंदर, उसके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, और उसके ऊपर फल नामक क्या होता है? गूदा होता है, पल्प, गुच्छा जिसको कहते हो, पल्प, गूदा होता है, ठीक है। वो बीज क्या है? उस गूदे से फिर उसके ऊपर एक आवरण है, फिर उसके अंदर जाके सीड है। तो इस तरह से क्या हो? आवृतबीजी पौधे की तरह होते हैं, ठीक है। तो वे पुष्पीय पौधे जिनमें बीज फलों के अंदर, ठीक है, क्या होता है? फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, सुरक्षित रहते हैं, उन्हें हम, ठीक है, प्रायः आवृतबीजी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृतबीजी पौधे कहते हैं, ठीक है, आवृतबीजी पौधे कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा एक लाइन, कि वे पुष्पीय पौधे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पौधे दो हैं, एक पुष्प वाले, एक बिना पुष्प वाले। तो जो आवृतबीजी पौधे पुष्पीय पौधे होते हैं, और ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं? फल के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तो उसे हम प्रायः क्या कहते हैं? आवृतबीजी पौधे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें लिखेंगे कि ये पौधे जो होते हैं प्रायः, ठीक है, ये पौधे में प्रायः
दो प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है, दो प्रवस्थाएं होती हैं या संपन्न होती हैं, ठीक है, जिसमें पहला बीजाणु उद्भिद, ठीक है, बीजाणु उद्भिद है, बीजाणु उद्भिद को स्पोरोफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है, बीजाणु उद्भिद, और दूसरा युग्मोद्भिद, ठीक है, युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद प्रवस्था, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आवृत बीजी पौधों में कितनी प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, दो, बीजाणुद्भिद प्रवस्था और युग्मोद्भिद प्रवस्था होती है, ठीक है। तो ये दो प्रवस्थाएं क्या होती हैं, आवृत बीजी पौधों में पाई जाती हैं। और इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें बीजाणु उद्भिद जो प्रवस्था है, बीजाणु उद्भिद, ठीक है, बीजाणु उद्भिद प्रवस्था, बीजाणु उद्भिद प्रवस्था में प्रायः, ठीक है, बीजाणु उद्भिद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने अभी क्या कहा आपको, बोलो बोलो क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, अंग्रेजी में यहाँ लिख सकते हो सकता है इंग्लिश में कहीं कहीं वर्ड दे दे आपको ना समझ में आए। तो इसमें जो बीजाणु उद्भिद प्रवस्था में केंद्रक में, ठीक है, केंद्रक में, बीजाणु उद्भिद प्रवस्था में जो केंद्रक होता है, ठीक है, उसके प्रत्येक केंद्रक में क्या होते हैं, बोलो, प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, प्रवस्था में केंद्रक में द्विगुणित अर्थात 2n गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवृत बीजी पौधे में दो प्रवस्थाएं हैं, तो जब बीजाणु उद्भिद प्रवस्था आती है तो उसके प्रत्येक केंद्रक में, ठीक है, इसके प्रत्येक केंद्रक में कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है अर्थात जोड़े में होते हैं, ठीक है। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं या इससे थोड़ा सा और देखते हैं कि इसलिए इस प्रवस्था को द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं, द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि बीजाणु उद्भिद प्रवस्था के जो केंद्रक होता है उसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए बीजाणु उद्भिद प्रवस्था को क्या कहते हैं, द्विगुणित प्रवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में, अब ये तो हो गया बीजाणु उद्भिद प्रवस्था की बात कि बीजाणु उद्भिद प्रवस्था के केंद्रक में दो गुणित गुणसूत्र है, तो क्या युग्मोद्भिद भी ऐसा होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तथा युग्मोद्भिद प्रवस्था में, ठीक है, क्या होता है, युग्मोद्भिद प्रवस्था में, युग्मोद्भिद प्रवस्था में, ठीक है, केंद्रक में, प्रत्येक केंद्रक में जो अगुणित गुणसूत्र होता है, क्या होता है, अगुणित, ठीक है, अगुणित अर्थात n गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है इसमें कि युग्मोद्भिद प्रवस्था में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, अगुणित गुणसूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, अगुणित गुणसूत्र होता है। इस प्रकार आवृत बीजी पौधे के, ठीक है, आवृत बीजी पौधे के जीवन में, आवृत बीजी पौधे के जीवन में दो प्रवस्थाएं, ठीक है, क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। दो प्रवस्थाएं कौन कौन से, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, दो प्रवस्थाएं एक दूसरे के बाद, ठीक है, एक दूसरे के बाद संपन्न होती हैं, इसलिए इस क्रिया को, ठीक है, इस क्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन इन जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इस क्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन इन जनरेशन कहते हैं, ठीक है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा कि आवृत बीजी पौधों का परिचय, ठीक है। सबसे पहले आवृत बीजी पौधे क्या हैं, ये पुष्पी पौधे होते हैं, और ऐसे पुष्पी पौधे जिनके बीज फल के अंदर क्या होते हैं, बंद होते हैं, सुरक्षित होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं, ठीक है। अब ये पौधे में प्रायः दो प्रवस्थाएं कंप्लीट होती हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अर्थात बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद प्रवस्था, इसके जीवन चक्र में दो प्रवस्थाएं आती है, जैसे हम लोगों में है
बाल्यावस्था, फिर वयस्क अवस्था, सॉरी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर क्या होता है प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस तरह से अवस्थाएं आती है ना। तो अलग अलग समय पे वैसे इसके जीवन में भी दो प्रवस्थाएं कंप्लीट होती है, बीजाणुउद्भिद और युग्मोद्भिद। हालांकि ये दोनों प्रवस्थाएं एक ही समय पे नहीं आती है, पहले बीजाणुउद्भिद प्रवस्था होगा फिर युग्मोद्भिद होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक के बाद दोनों प्रवस्थाएं संपन्न होती हैं। तो जो बीजाणुउद्भिद प्रवस्था में होता है उसमें जो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं वो 2n होते हैं, द्विगुणित, इसलिए इस प्रवस्था को द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। तथा युग्मोद्भिद प्रवस्था में केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार आवृत पीढ़ी पौधे के जीवन में, ठीक है, दो प्रवस्थाएं होती हैं जो एक दूसरे के बाद संपन्न होती हैं। इसीलिए इस पहले बीजाणुउद्भिद प्रवस्था, फिर युग्मोद्भिद प्रवस्था, फिर बीजाणुउद्भिद, फिर युग्मोद्भिद, इस तरह की प्रवस्था को बार बार रिपीट होने की क्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेशन इन जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसके बाद जो आज की दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे वो आवृत बीजी पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ना है आवृत बीजी पुष्प की संरचना में, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये चीज यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहीं पे जो हम कह रहे थे कि आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछ लेगा कि आवृत बीजी पुष्प की प्रारूपिक संरचना को बताइए या समझाइए, ठीक है। प्रारूपिक संरचना का मतलब है कि उस पुष्प के संरचना का प्रारूप बनाइए, क्या क्या पार्ट होते हैं और उनके नाम बताइए और फिगर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, मे बी पॉसिबल इस बार भी पूछा जाए, तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पुष्प की प्रारूपिक संरचना को हम बनाने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और फिर उसके बाद उसकी संरचना को हम बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, यहां मैंने पहले ही बता रखा है कि आवृत बीजी पौधे क्या है, पुष्पीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में रखे गए हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, अर्थात इनमें पुष्प लगते हैं। तो आवृत बीजी पौधों में जो पुष्प होता है यह एक रूपांतरित प्ररोह होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए ठीक ये फल क्या है, ठीक है, फल क्या होता है, तो अंडाशय का रूपांतरित रूप फल होता है। जो फूल अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, तो इसमें आप देखिएगा कि जो अंडाशय होता है वही बाद में फल में रूपांतरित हो जाता है। तो फल क्या है, अंडाशय का रूपांतरित रूप होता है, बदला हुआ रूप होता है। उसी प्रकार से जो आवृत बीजी पौधे में पुष्प होता है वह रूपांतरित प्ररोह होता है, और इसी पुष्प में क्या होता है, प्रायः लैंगिक जनन ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनन, जैसे हमारी आपकी बॉडी में जनन के लिए एक निश्चित बॉडी के भाग पर जननांग पाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति ने उसका निर्माण किया, वैसे पुष्प में जड़, तना, पत्ती और फूल है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि पुष्प में लैंगिक जनन होता है किस भाग में होता है, जड़ में होता है, तने में होता है। मैंने कहा अगर जड़ में कोई क्रिया होती है और उससे संतान उत्पन्न होता है, तने द्वारा होता है, पत्ती द्वारा, तो उसे कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जड़, तने, पत्ती नहीं बल्कि पुष्प के अंदर ही सारी क्रियाएं हो रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से लैंगिक जनन कहते हैं। और जो आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन संपन्न होता है कहाँ होता है, पुष्प में ही होता है, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन याद रखो, वाइवा में भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि इसी पुष्प के अंदर ही क्या होता है, प्रायः लैंगिक जनन क्रिया संपन्न होती है। अर्थात पुष्प ही क्या कार्य करता है, प्रजनन का कार्य संपन्न करता है, या पुष्प का ही काम प्रजनन कार्य को संपन्न करना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक विकसित पुष्प में, एक डेवलप फ्लावर में कुल 4 भाग या 4 चक्र पाए जाते हैं, ठीक है। कितने चक्र पाए जाते हैं, कुल 4 चक्र या 4 भाग पाए जाते हैं। तो उन चारों भागों का नाम क्या है, वो कौन कौन से 4 भाग हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो आपसे अब एक नंबर का ये भी अगर कोई पूछे तो दिमाग में याद रखिएगा कि जो कुल पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला है बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। दूसरा है दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं। तीसरा पुमंग है जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। चौथा जायांग है जिसे गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 चक्र आपके हुए
ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अर्थात वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये 4 प्रकार के चक्र आपके किसी भी आवृतबीजी पौधे के पुष्प में होते हैं, वो चाहे भी कोई भी पुष्प। ठीक है, अब ये चारों पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं मैं बाई फिगर भी आपको इसे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे किसी पुष्प की अगर हम संरचना बनाए, प्रारूपिक संरचना, हाई स्कूल लेवल में भी आपने पढ़ा होगा, ये आपका वहां पे था, तो कुछ इस टाइप से ऐसे ही होता है। ठीक है, ये होता है, ये है कोई पुष्प है सपोज करिए, और इस पुष्प में कुल 4 भाग मोटा मोटा या मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहला क्या कह रहा है कि वाह्य दलपुंज अर्थात कैलिक्स, ये जो होते हैं ये और ये जो नीचे की तरह है, इसको ही वाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्य दलपुंज कहते हैं, अर्थात कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, किसी पुष्प में देखा होगा आपने, गुड़हल देखा होगा, तो गुड़हल, जब गुड़हल का फूल तो देखे होंगे ना, तो गुड़हल का जो वैज्ञानिक नाम है वो हिबिस्कस रोजा होता है। ठीक है, जब गुड़हल का फूल खिला होता है या खिलने के पहले जहां आप पकड़ते हुए देखो हरे रंग की ऐसी 2-3-4 पत्तियां लगी होती है ना, या जब कली रहती है तो उसके ऊपर ऐसे वो पत्ती लगी रहती है। ठीक है, उसको बंद की रहती है, जब ये खिलता है तो ये बगल हो जाता है। तो ये जो हरे रंग की सबसे ऊपर पहला भाग, पहला चक्र है, वो क्या होता है? वाह्य दलपुंज होता है, अर्थात कैलिक्स होता है। ठीक है, और दलपुंज क्या है कि अब वो जो ऊपर हरे रंग का लगा है उसको जब निकालोगे तो जो लाल रंग का पंखुड़ी जिसे आप कहते हो, पेटल्स कहते हो, पंखुड़ियां कहते हो, लाल, हरे, नीले, अलग अलग पौधों में अलग अलग होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। तो ये आप कह सकते हो, ये जो आपकी पंखुड़ी है ये, यही क्या है? दलपुंज है। ठीक है, कोरोला है, क्या है? कोरोला है, अर्थात दलपुंज होता है। अब बात आती है तीसरे, पुमंग क्या होता है? एंड्रोसियम। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे ये देख रहे हो, ये गुब्बारे नुमा ये पूरा भाग, ठीक है, यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी, तो ये क्या है? पुमंग होता है। ठीक है, पुमंग मतलब एक तरह से नर जननांग की बात करते हैं। क्या कहते हैं? नर जननांग। पुष्प में क्या होता है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कौन? मेल और फीमेल, बताया था ना। तो मेल और फीमेल, तो मेल जननांग है ये पुष्प का, समझ लीजिए। ठीक है कि नहीं? आपने ये देखा होगा गुड़हल के फूल में, आपने देखा होगा जो लंबा सा ऐसे निकला होता है, उसके अग्रभाग पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे देखिए, ऐसे रगड़िए तो दाने जैसे निकलते हैं। ठीक है, वो जो संरचना छोटी छोटी ऐसी है, जैसे ऐसे ही है था अग्रभाग, तो इसी पे ऐसे देखिएगा, ऐसे से लगे होते हैं छोटे छोटे ऐसे। तो ये होता है, अलग अलग पौधों में कंडीशन अलग होती है, लेकिन अभी जो आपको एक दर्शाना है एक फिगर, तो ये आपका क्या है भैया? ये पुंकेसर होते हैं। यही पुंकेसर को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, अर्थात नर जननांग कहा जाता है। ठीक है, अब आती है जायांग, चौथा भाग। जायांग का मतलब ये बीच का जो भाग है, ये सुराही नुमा जो भाग देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, इसी को क्या कहते हैं गाइस? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये ऊपर वाला भाग जो होता है जायांग का, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, स्टिग्मा। और ये जो पतली नली नुमित थोड़ा सा है, इसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये जो नीचे गोलाकार भाग है, इसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। अभी तीनों को जायांग बोलते हो। ठीक है, गाइनोशियम बोलते हो। क्या बोलते हो? जायांग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 पार्ट आपके हो गए। किसी पुष्प में 4 चक्र हो गए। पहला वाह्य दलपुंज जो सबसे ऊपर होता है, हरे रंग का होता है, किसी पौधे में 2 किसी में 4 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? दलपुंज होता है, इसे पंखुड़ियों के रूप में आप कहते हो, लाल, हरे, पीले, नीले होते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका पुंकेसर है, ये किसी में 4, 6, 8, 10, 12, 15 ऐसे ही होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से पुमंग कहते हैं। ये नर जननांग होता है। और जो ये बीच का पूरा भाग होता है, अगर किसी पौधे की पंखुड़ी को हटा दे पूरा, तो जो बीच में आपका बचता है वही आपका क्या है? बोलिए, जायांग है। इसमें 3 भाग होते हैं। ये ऊपर थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा। और इसके नीचे थोड़ा सा नलिकाकार भाग होता है जिसे वर्तिका कहते हैं। और इसके नीचे चौड़ा गोलाकार भाग होता है, अंडे जिसे अंडाशय कहते हैं। तो ये किसी पुष्प की प्रारूपिक संरचना होती है। इसको आप बुक से देख करके फेयर में अच्छे से फिगर बनाइएगा। ठीक है, अब एक एक पार्ट का डिटेल पढ़ते हैं। तो जो वाह्य दलपुंज होता है, ठीक है, ये क्या होता है? यह पुष्प का पहला चक्र होता है। ठीक है,
और ये सहायक चक्र के रूप में होता है। क्या होता है? सहायक, यानी जनन क्रिया नहीं करता है लेकिन जनन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, और इसमें अनेक वाह्य दल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक नहीं बल्कि कई। देखो जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक उधर, दो या दो से अधिक होते हैं। ठीक है, अनेक वाह्य दल होते हैं और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है, किस रंग के होते हैं? हरे रंग। और दूसरे की बात करते हैं दलपुंज की, तो ये किसी पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। ठीक है, पहला चक्र तो आपका वाह्य दल हो गया, तो ये दलपुंज क्या द्वितीय चक्र होता है, जो सहायक चक्र, द्वितीय सहायक चक्र होता है, सेकंड सहायक चक्र है। और इसमें एक से अधिक दल पाए जाते हैं, अर्थात पंखुड़ियां। एक ही पोल में एक पंखुड़ी तो होती नहीं है, 2 4 6 8 10 होती है, उसी को दल बोलते हैं। इसमें एक से अधिक दल होता है, जो प्रायः क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, हरे लाल पीले नीले, और कुछ में सफेद होते हैं जैसे चमेली वगैरह में। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया। और जो ये पुमंग आपका बच रहा है, तीसरे की बात करते हैं। ये पुमंग जगह नहीं है, यहीं पे लिख दे रहे हैं पुमंग की। तो यह जो होता है आवश्यक चक्र में गिना जाता है, सहायक चक्र नहीं बल्कि आवश्यक चक्र होता है। क्यों? क्योंकि जन्म के लिए क्या चाहिए? 2 नर कोशिका मादा कोशिका चाहिए ना, तो वो नर और मादा वाले भाग जो पुष्प में है वही तो मेन है ना। बाकी तो ये पंखुड़ियां भौरों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, और अन्य कार्यों के लिए होती है। ठीक है, तो ये सहायता करती, प्रजनन नहीं करती, लेकिन जो इसका पुमंग और जायांग है, यही 2 इंपॉर्टेंट मेन और आवश्यक चक्र है, पुष्प में ये जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है पुमंग भैया? यह आवश्यक चक्र होता है जो पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। ठीक है, नर जननांग होता है। और अगर इसकी बात करें जायांग की, क्या होता है? तो यह आपका जो है चौथा चक्र है, और यह भी क्या है? आवश्यक चक्र में गिना जाता है। ठीक है, क्या होता है? यह भी आवश्यक चक्र होता है पुष्प का। ठीक है, और जो क्या कहलाता है? अगर ये आपका पुमंग नर जननांग कहलाएगा तो जायांग क्या कहलाएगा? मादा जननांग। जो पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरी पुष्प की संरचना। एक प्रारूपी पुष्प की संरचना अगर पेपर में आता है कि आवृत बीजी पुष्प की प्रारूपी संरचना बताइए, तो आप इस तरह से यहां से पुष्प के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे जो मैंने बताया है कि पुष्प ही पौधे का लैंगिक जननांग होता है, क्योंकि पुष्प में भी नर जननांग मादा जननांग होते हैं, जिसे पुमंग जायांग कहते हैं। ये आवश्यक चक्र के रूप में होते हैं, इसी में जनन क्रिया होती है, इसीलिए पुष्प ही जननांग है। और यह रूपांतरित प्ररोह होता है किसका? तने का। तने का ही रूपांतरित प्ररोह होता है। भाई पुष्प कहाँ लगते हैं? तने पर ही लगते हैं ना, तो तने का रूपांतरित प्ररोह होता है। इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, चारों का नाम आपका कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, सबके बारे में 2-2 लाइन आपको लिखोगे और फिगर ड्रा करोगे, तो आपका ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं सर वीडियो लंबी बनाइए, तो थोड़ा सा भी आप 1-2 चैप्टर चलने दीजिए, फिर आपको वीडियो की जो क्वालिटी है, जो वीडियो का टाइमिंग है, ये 25 से 30 मिनट, इसको बढ़ा करके थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं 25 मिनट के वीडियो में 2-3 टॉपिक से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा वीडियो की जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाए, 30 मिनट हो जाए, 40 मिनट या 35 मिनट की जाए, तो इस पर हम आगे आपको विचार करेंगे और आपको आगे वीडियो देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अभी 1-2 चैप्टर के लिए जो भी वीडियो मिल रहा है उसको कंटिन्यू देखिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिगर को अपने बुक से अच्छे से बनाइए। ठीक है, कलरफुल तक।